हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है रिलेटेड टू जनरल हिंदी, जिसमें हम देख रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये फ्री नोट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप हमेशा पैसे के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए ही काम करें। कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना पड़ता है, और वैसे भी अगर मेरे थ्रू किसी को हेल्प पहुंचती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम डिस्कस किया था हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला में हमने वर्ण को देखा था, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा था स्वर और व्यंजन को। वर्ण को हमने डिवाइड किया था स्वर और व्यंजन में। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन होते हैं 33। अयोग वाहा में अंग और आहा आ जाते हैं। ठीक है, ये हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन के बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में, द्विगुण व्यंजन के बारे में, आघात व्यंजन के बारे में, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले ये एक नोट है जो समझना ज़रूरी है आपके लिए कि उच्चारण स्थान हम किसे बोलते हैं। उच्चारण स्थान हम बोलेंगे हमारे मुंह के जो भी पार्ट्स यूज़ होते हैं बोलते समय, हम उसको क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान। जैसे एग्जाम्पल दी गई हुई हैं, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ्य, नासिकीय, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ्य और दंतोष्ठ्य। अब यहाँ पे देखिए, कंठ हम बोलेंगे गले को। उच्चारण करते समय जब हमारे गले का यूज होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, कंठ। तालव्य हम बोलेंगे अगर हमारे तालू और जीभ का यूज हो रहा है बोलते समय, हमारी साउंड, मुंह की जो साउंड निकल रही है, अगर उसमें तालू और जीभ का यूज हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे तालव्य। मूर्धन्य हम बोलेंगे अगर मुर्दा और जीभ का यूज हो रहा है। मुर्दा हम बोलेंगे किसको, जो हमारे टीथ के पीछे एक थोड़ी सी पीछे जाके गम्स के ऊपर एक खुदरा पार्ट है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मुर्दा बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दंत्य। दंत्य हम बोलेंगे अगर हमारे दांत और जीभ इस्तेमाल हो रहा है साउंड निकालते समय बोलते समय, तब हम उसे दंत्य बोलते हैं। ओष्ठ्य हम बोलते हैं होंठों को, अगर हमारे दोनों होंठों का यूज हो रहा है तो हम उसे ओष्ठ्य बोलेंगे। नासिक्य में नाक का यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देन आगे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य देखो, कंठ यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रेक करना है। कंठ तालव्य को, कंठ हम बोलते हैं गले को, और तालव्य हम बोलते हैं जब तालू और जीभ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य हम बोलते हैं जब हमारे गले का और होंठों का यूज होता है। फिर उसके बाद आ गया दंतोष्ठ्य, दांतों का और होंठों का यूज होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके लिए, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने वर्गों में किया जाता है। 4 ऑप्शन है, 7, 6, 2 और 3। तो इसका आंसर है 6। कैसे, वो देखते हैं हम आगे। ठीक है, स्वरों का विभाजन। अब स्वरों का विभाजन जो है 3 प्रकार से किया गया है। एक उच्चारण के आधार पर, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य मतलब होंठों के आधार पर। ठीक है, फिर उसके बाद जीवा के आधार पर। पहला हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कितने तरीके से किया गया है, 6, जो हमने अभी प्रीवियस में समझा। ठीक है, 6 कौन कौन से, कंठे, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य। यहाँ पे आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो कंठे में कौन कौन सी एग्जाम्पल है, अ, आ। यहाँ पे आप देखिए हमारे गले का यूज हो रहा है बोलते समय, और ई बोलते समय हमारे तालू और जीभ का यूज हो रहा है। उ बोलते समय होंठों का, री बोलते समय मूर्धन्य का, और यहाँ पे देखिए जो ए है ना, ए में अ ई प्लस ई जुड़ के क्या बना रहे हैं, आए बना रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे कंठ प्लस तालव्य आ जाएगा। ऊपर देखिए जब हम आए बोलते हैं तो कंठ का यूज होता है, और ई बोलते हैं तो तालव्य होता है। तो यहाँ पे अ बोलते समय अ प्लस
ई मिलके क्या बनाते हैं, अ बनाते हैं। तो यहाँ पे कंठ और तालव्य का यूज होगा, ठीक है। फिर इसी तरह ओ और आओ, ओ और आओ बोलते समय कंठ का यूज होता है, ठीक है, मतलब गले का और होठों का। तो आओ कैसे बनता है, अ और ऊ से, ठीक है। जब हम अ बोलते हैं तो हमारे गले का यूज होता है, और जब हम ऊ बोलते हैं तो हमारे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्वरों का वर्गीकरण। तो ये हमने पढ़ लिया, उच्चारण के आधार पर 6 तरीके से होता है। नेक्स्ट है ओष्ठ्य के आधार पर। ओष्ठ्य मतलब होठों के आधार पर अगर हम देखें तो ये 2 प्रकार से होते हैं, अवृतमुखी और व्रतमुखी। व्रतमुखी हम बोलेंगे अगर हमारे जो यहाँ पे देखिए लिप्स अगर ऐसे गोल शेप बना रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, व्रतमुखी। जब गोला शेप बनाते हैं ना इस तरह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्रतमुखी। और अव्रतमुखी अगर वो गोला शेप नहीं बनाएंगे, जैसे आप देखिए जब हम ऊ बोलते हैं, आओ बोलते हैं या फिर ओ बोलते हैं, तब क्या होता है, हमारे लिप्स जो हैं बिल्कुल ऐसे गोल शेप ले लेते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, व्रतमुखी, ठीक है। अव्रतमुखी तब हम बोलेंगे जब हमारे लिप्स गोला शेप नहीं होंगे, जैसे अ, आ, ई, री, ए, ठीक है, ये सब। फिर उसके बाद थर्ड जो है जीवा के आधार पर। यहाँ पे आपने अपनी टंग की पोजीशन देखनी है। अगर आपकी जीभ थोड़ी आगे की तरफ पुश होगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, अग्र, ठीक है। अगर वो मध्य में ही रहे तो उसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो इसमें आपकी एग्जाम्पल आ गई अ, ठीक है, मध्य में रहेगी, और इसमें आपकी एग्जाम्पल क्या आ गई, अ, ठीक है। फिर उसके बाद पश्च मतलब अगर आपकी जीभ जो है पीछे बैकवर्ड की तरफ जाएगी तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, आ, उ, ओ और आओ, ठीक है। तो ये आगे आपके स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। स्वर तो जो है सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। यहाँ पे आपको ना ही उच्चारण स्थान के आधार पर, ना ही जीवा के आधार पर, ना ही ओष्ठ्य के आधार पर पूछा है। यहाँ पे सिंपल पूछा है स्वर कितने प्रकार के हैं। तो स्वर 2 ही प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, जिसे हम लॉन्ग वॉवल्स एंड शॉर्ट वॉवल्स बोलते हैं। एक नोट दिया गया है, गोषत्व के आधार पर सभी स्वर गोष होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये जो गोष और अल्प प्राण, प्राणत्व के आधार पर, ये हम सब आगे समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण व्यंजन वर्ण में क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन, नासिक्य, तालव्य, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। तो यहाँ पे नासिक्य का मतलब होता है जिसमें नाक का यूज हो, बोलते समय सिर्फ नाक का यूज हो, उससे हम क्या बोलते हैं, नासिक्य। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये जो क वर्ग दिया गया है, इसमें 5वां वर्ण पंचम वर्ण देखना है आपने, सारों में पंचम वर्ण देखना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नासिक्य बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, नासिक्य। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण व्यंजन वर्ण में क्या कहलाता है, नासिक्य कहलाता है, ओके। देन नेक्स्ट है व्यंजनों का वर्गीकरण। पहले हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, ओके। तो उच्चारण के आधार पर 8 या 9 तरीकों से इसका वर्गीकरण जाता है, और गोषत्व के आधार पर 2 तरीकों से, प्राण आधार पर 2 तरीकों से, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर ही 8 मिलेगा या फिर 9 मिलेगा ऑप्शन में। तो 8 या 9 जो भी दिया गया हो आपको उसे टिक करना है, ठीक है। तो ये कुछ दिए गए हैं, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वत्स्य और दंतोष्ठ्य, नासिक्य। गोषत्व के आधार पर गोष और अघोष, ये हम आगे समझेंगे। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण, ये हम आगे समझेंगे। जैसे देखिए इधर उच्चारण, पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम देखें, ये हम कल पढ़ लिए थे, जैसे क वर्ग को हम क्या बोलते हैं, कंठे बोलते हैं, क्योंकि इसमें गले का यूज होता है। च वर्ग को हम तालव्य बोलते हैं, ट वर्ग को हम मूर्धन्य बोलते हैं,
त वर्ग को हम दंते बोलते हैं, प वर्ग को हम ओष्ठे बोलते हैं। ठीक है, ये 5 हो गए। फिर उसके बाद 6 आ गया, जो हर वर्ग का पंचम वर्ण है ना, आपने इसको देखना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नासिक्य बोलते हैं, म तक। ठीक है, फिर उसके बाद य से ह तक देखिए, इसमें य और श है ना, वो आ जाएगा तालव्य। तालव्य मतलब इसमें पैलेट का यूज हो रहा है, या फिर आपके तालु का यूज हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप श को देखें, षटकोण वाला में आपके मुर्दा का यूज होगा। ठीक है, मुर्दा मतलब जो आपके दांतों के ऊपर खुदरा पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुर्दा बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद र ल स में देखिए दंतमूल या फिर वत्स्य का यूज होगा। ठीक है, दंतमूल हो गया, आपके टीथ के जो गम्स होते हैं उसका यूज होता है। फिर रह गए व और ह। यहाँ पे देखिए व जो है, इसमें दंतोष्ठ्य का यूज होता है, दांत और होठों का यूज होता है। फिर उसके बाद ह जो है, उसमें कंठ मतलब आपके गले का यूज हो रहा है। एक बार ने जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, तब उच्चारण स्थान के आधार पर क जो है, ये भी कंठे से बोला जाता है, इसकी स्टार्टिंग भी कंठे से होती है और इसकी एंडिंग जो है वो भी कंठे से होती है। तो ये एक ट्रिक है आपको याद रखने का। यहाँ पे आपको एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है, 11, 9, 7 या 5? तो इसका आंसर है 9। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये देखिए 8 या 9। ठीक है, फिर उसके बाद प्राणत्व के आधार पर यहाँ पे हम समझेंगे प्राणत्व होता क्या है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने रैंकिंग की हुई है, क ख घ घ न। जो क का नीचे पार्ट है उसे फर्स्ट रैंकिंग दी गई है, ख का जो पार्ट है उसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से रैंकिंग दी गई है। तो जब इसको समझने का एक तरीका है, जब हम क को इंग्लिश में के लिखते हैं, ख को हम के एच लिखते हैं, ग को हम जी लिख रहे हैं, फिर घ को हम जी एच लिख रहे हैं, तो जिसके साथ प्लस एच जुड़ जाए तो उसे हम महाप्राण बोलेंगे। तो जो भी इवन नंबर पे रैंकिंग है उसे हम क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे, और जो ऑड नंबर पर रैंकिंग दी गई है उसे हम अल्प प्राण बोलेंगे। इसी तरह से जो य र ल व हो गया, उसमें क्या उसे हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। जो श स ह है उसे हम महाप्राण बोलेंगे, मतलब जिसमें प्लस एच जुड़ गया उसे हम महाप्राण बोलेंगे, जिसमें प्लस एच नहीं जुड़ेगा उसे हम अल्प प्राण बोलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है गोषत्व के आधार पर। गोषत्व के आधार पर देखिए, यहाँ पे भी रैंकिंग की गई है। तो जो फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग की गई है उसे हम अघोष बोलेंगे। जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है उसे हम घोष। घोष हम किसे बोलते हैं, जब घर्षण बोलते समय एक घर्षण, एक वाइब्रेशन पैदा हो या फिर एक फ्रिक्शन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। अब देखिए, जब हम बोलते हैं तो आपको क्या करना है, नेक को टच करना है, तो जहां पे वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो मतलब ये क्या है, घोष है, घोष वर्ण है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन थोड़ी कम होगी, उसे हम अघोष बोलेंगे। ओके, इसी तरह से य से ह तक देखिए, जो य र ल व ह होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं, और जो श स होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं। ओके, सो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रट्टा नहीं लगाना है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से इसका यूज पता चले कि ये है क्या। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। ये सब आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। ये आ गया आज का हमारा थॉट। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। तो जो लहरों से डर जाते हैं, जो मुसीबतों से डर जाते हैं, उनकी कभी भी जीत नहीं होती। अगर आप चींटियों को देखें एग्जाम्पल के लिए, तो वो क्या करती है, अपने से ज़्यादा वेट, बड़ी ज़्यादा मेहनत करती है, पहले
दीवार पर चढ़ेंगी फिर नीचे गिरेंगी, लेकिन वो हिम्मत कभी नहीं हारती। इसी तरह से आपने उसकी एग्जाम्पल लेके अपने पे अप्लाई करनी है। जो भी हो जाए आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, तो आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वीकेंड, थैंक यू।